हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोशल स्टडीज। द सोशल स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विनीत शर्मा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आज हम देखेंगे अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, यानी सामंती व्यवस्था का अंत। एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 में हमने देखा था फ्रांस का समाज कैसे 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहले 2 वर्गों के पास क्या विशेषाधिकार थे और कैसे तीसरे वर्ग का शोषण किया जाता था। लेकिन कैसे तीसरे वर्ग की जागरूकता ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया, कैसे उनकी अन्याय सहने की एक क्षमता जो थी वो खत्म हुई और फ्रांसीसी क्रांति एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण बनी। तो कंटिन्यू करते हैं एपिसोड नंबर 3। तो जब स्टेट्स जनरल की मीटिंग्स को कॉल किया था लुई 16 जो किंग थे फ्रांस के 1789 में, तो उसके बाद क्योंकि राजा इस चीज को राजी नहीं थे कि हर व्यक्ति जो उस मीटिंग का हिस्सा है उसके पास एक वोट हो, बल्कि वो चाहते थे हर वर्ग के पास एक वोट होना चाहिए ताकि वो जो कर बढ़ाना चाहते थे वो आराम से बढ़ सके। लेकिन तीसरे वर्ग के लोग जो थे उसने इस बात का बहिष्कार किया और उन्होंने उस मीटिंग से वॉकआउट किया और नेशनल असेंबली को बनाया। अपने आप को उन्होंने नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। और जब राष्ट्रीय सभा घोषित हो गई और इन्होंने ये चीज का निर्णय ले लिया कि जब तक हम संविधान नहीं लिख लेते तब तक हम लोग वर्साइल को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो होता क्या है उसके बाद कि लुई 16 जो वहां के राजा थे उन्होंने देखा कि भाई क्रांति तो बहुत तगड़ी चल रही है और जनता बिल्कुल करो या मरो की स्थिति के लिए तैयार है और बिल्कुल विद्रोह चल रहा था सरकार का। ठीक है, उन राजा का बिल्कुल विद्रोह कर रही थी फ्रांस की जनता। तो इन्होंने ये चीज राष्ट्रीय सभा को और उनके इस प्रस्ताव को कि फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजशाही में बदला जाए, इस चीज के लिए लुई 16 जो वहां के राजा थे वो सहमत हो गए। 4 अगस्त 1789 को जो राष्ट्रीय सभा थी यानी कि नेशनल असेंबली थी उसने फ्रांस को सामंतवादी व्यवस्था से मुक्त घोषित कर दिया। ये सामंती व्यवस्था थी क्या कि जो द्वितीय वर्ग था यानी कि जो कुलीन वर्ग थे के लोग थे जिन्हें नोबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, उनके पास कुछ विशेषाधिकार थे। वो कैसे थे? ये जमींदार थे ज्यादातर जो द्वितीय वर्ग में लोग थे। ठीक है, तो इनके पास कुछ सेन्यूरल राइट्स थे। इनको सेन्यूरल राइट्स कहा जाता था उन विशेष अधिकारों को, जैसे कि रेंट कलेक्शन। ठीक है, इसमें क्या था कि क्योंकि ये जमींदार हैं इनकी जमीन के ऊपर गरीब किसान जो कि ज्यादातर तीसरे स्टेट्स के थे, तीसरे वर्ग के थे, वो किसानी करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और उसके बदले राजा को जो नोबिलिटीज है, ठीक है, इनको वो कुछ रेंट देते थे यानी किराया देते थे। अब वो किराया कैश भी हो सकता है, वो खेती करके जो अनाज उगा है वो भी हो सकता है, या कुछ श्रम दान हो सकता है। ठीक है, ये किराए इस प्रकार से नोबिलिटी लेते थे। अब दूसरी चीज थी कॉर्वे यानी कि फोर्स लेबर। जो किसान थे ये इस चीज के लिए बाध्य थे कि ये नोबिलिटीज के घर में कुछ दिन के लिए अनपेड लेबर करेंगे, यानी कि फ्री में उनके घर में कुछ दिन काम करेंगे जो मालिक थे। ठीक है। तीसरी चीज थी बेनालिटी। इसका मतलब क्या होता था कि जो किसान है वो जब फसल से या तो शराब बनाएगा, ठीक है, या उससे कुछ बेकरी आइटम बनाएगा, या उसे मिल में लेके मिल जो भी यूज करेगा उसका जो भी उसको बदलेगा, उसे अंत में उस लैंडलॉर्ड की मिल को, उसकी वाइन प्रेस को, उसके अवंस को यूज करना पड़ेगा और उसके लिए फीस देनी पड़ेगी। चौथी चीज थी जुडिशियल राइट्स। इसमें क्या था कि ये जो भू मालिक थे, जो जमींदार थे, इनकी अपनी अपनी ही अदालतें भी थी। तो जब गरीबों के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अपनी अदालत में ही न्याय वो खुद ही कर लेंगे, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। पांचवी चीज क्या थी कि जो कर थे वो खाली तीसरे वर्ग के लोगों को देने पे होते थे। पहले जो 2 वर्ग थे यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनके ऊपर कोई भी टैक्स सिस्टम एप्लीकेबल नहीं था। जो सारे कर देने होते थे वो खाली तीसरे स्टेट्स के लोग देते थे। इनको क्या था, ये तीसरे स्टेट से लोग जो सामंती कर थे, ठीक है, वो कलेक्ट करते थे, ये जो कुलीन लोग थे। छठी चीज क्या थी कि हंटिंग और फिशिंग राइट्स भी जो थे, यानी शिकार करने का और मछली पालन करने का जो भी अधिकार था,
वो भी खाली भू मालिकों को था, जमींदारों को था, गरीब किसानों को नहीं था। यदि उनको जरूरत भी है तो उस जमीन पर वो नहीं कर सकते थे। अब ये एबॉलिशन इन्होंने क्यों किया फ्यूडल सिस्टम का? जो नेशनल असेंबली थी उसने सामंती व्यवस्था का अंत क्यों किया? तो वो सामंती व्यवस्था का अंत इसलिए किया क्योंकि ये अपने आप में इनजस्टिस यानी कि अन्याय, ठीक है, अन्याय का बहुत बड़ा प्रतीक थी। ये शोषण होता था तीसरे वर्ग के लोगों का, कि जो भी व्यवस्था, जो भी सेवाएं देंगे सिर्फ तीसरे वर्ग के लोग देंगे, उसके बाद कर भी देंगे, मुफ्त में भी लोगों के यहाँ पे काम करेंगे। तो ये अन्याय जो था, इसके खिलाफ नेशनल असेंबली थी, इसके खिलाफ तीसरा स्टेट था, और एक आक्रोश इन सब चीज़ों ने तीसरे स्टेट्स के लोगों के अंदर भरा, तीसरे वर्ग के लोगों के अंदर भरा, और फ्रांसीसी क्रांति में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब जब अबॉलिशन हुआ फ्यूडल प्रिविलेजेस का, तो सिर्फ दूसरे वर्ग के ही जो सेकेंड एस्टेट की नोबिलिटीज थे, सिर्फ उन्हीं के अधिकार नहीं लिए गए, बल्कि कई चर्चेस से भी जमीन ली गई। और इस प्रकार इसके अलावा जो चर्च के पास एक पावर थी टाइथ नाम के टैक्स को लगाने की, जिसे अगेन तीसरे स्टेट के लोग पे करते थे, उसको भी खत्म किया गया। और साथ में सरकार के पास 2 बिलियन लिवरे की इससे कलेक्शन हुई। अभी 2 बिलियन लिवरे का यहाँ पे क्यों मेंशन है? क्योंकि लगभग इतना ही कर्ज कुछ फ्रांस के ऊपर था जब उन्होंने युद्ध लड़े थे लुई 16 के समय। इन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को फ्री करवाया था, उसका लोन था, उसकी ब्याज जाती थी, उसका मूल भी जाना था। तो इस प्रकार जो फ्रांस के ऊपर कर्ज था उतनी कलेक्शन सरकार की हो गई थी इन प्रिविलेजेस को खत्म करने के बाद। अब आते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो जब नेशनल असेंबली की यानी कि राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ 1789 में, तो उनका एक ही मुद्दा था कि अब जो फ्रांस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएंगे, यानी कि जो राजा है वहाँ के, उन राजा की जो शक्तियां हैं उसको सीमित करेंगे एक संविधान के द्वारा। तो उन्होंने जब संविधान लिखना शुरू किया तो 1791 में वो संविधान लिख के तैयार हो गया। उसे बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। और इस संविधान ने राजा की जो शक्तियां थी वो कैसे नियमित करी कि सारे काम को तीन यू कैन से तीन हिस्सों में बांट दिया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी कि विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर क्या करेगी? कानून बनाएगी। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? उस कानून को पूरे फ्रांस के अंदर एग्जीक्यूट करवाएगी, उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाएगी। जुडिशरी क्या करेगी? कि जो कानून है उनके हिसाब से न्याय करेगी जहां पे भी कुछ कंटेंशंस होंगे। और इस प्रकार इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गया, यानी वहां के राजा की शक्तियां जो थी वो सीमित कर दी गई इस संविधान के द्वारा। लेकिन बात ये थी कि आपने लेजिस्लेचर का गठन तो बना तो दिया आपने एक व्यवस्था, लेकिन उसमें लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, यानी कि असेंबली के जो सदस्य हैं, वो कैसे चुने जाएंगे? तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आज की डेट में क्या होता है हमारे भारत में, हर व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे बड़ा है वो अपना जाके मत अधिकार का इस्तेमाल करके मतदान देता है, अपना विधायक या सांसद चुनता है और वो असेंबली में चले जाते हैं। लेकिन फ्रांस की व्यवस्था ऐसी नहीं थी। फ्रांस की व्यवस्था में क्या था? फ्रांस की व्यवस्था में ये था कि यहाँ पे पहले निर्वाचक होंगे और वो निर्वाचक चुने जाएंगे, और उसके बाद निर्वाचक जो चुने निर्वाचक हैं वो असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे। अब लेकिन हर व्यक्ति के पास यहाँ पे वोट करने का अधिकार नहीं था। उसके लिए आपके लिए क्राइटेरिया बनाया हुआ था। उसमें था क्या कि पहले सिर्फ जो वोटिंग अधिकार था यानी कि मतदान देने का अधिकार था वो खाली पुरुषों को था। तो आपको पुरुष होना जरूरी है, आपकी उम्र 25 या उससे अधिक होनी चाहिए, और तीसरी चीज कि साल भर में 3 दिन के वेतन के बराबर आप सरकार को कर देते हो, तभी आप मतदान दे सकते हो। तो इन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया कि आप पुरुष हैं, आप 25 साल से ऊपर हैं, और आप 3 दिन के वेतन के बराबर सरकार को कर देते हो, तो आप सक्रिय नागरिक माने जाओगे और आपके पास ही वोटिंग अधिकार होगा। और यदि आप महिला हो, गरीब हो, और आप 3 दिन के वेतन के जितना कर सरकार को नहीं देते हो, तो आपके पास वोटिंग अधिकार नहीं था, आपको निष्क्रिय नागरिक कहा गया।
तो ये जो पुरुष थे 25 साल से बड़े थे और जो 3 दिन के बराबर कर देते थे, ये वोट देके चुनते थे निर्वाचकों को, इलेक्टर्स को। अब ये फर्दर इलेक्टर्स जो चुने गए इलेक्टर्स हैं, ये इलेक्टर्स मिलके चुनते थे मेंबर्स ऑफ असेंबली को, और फिर वो मेंबर्स ऑफ असेंबली के पास पावर होती थी लॉ को बनाने की। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि एक तो लिंग भेद हो गया, हर किसी को अधिकार नहीं मिले लिंग के आधार पर मिले। उसके बाद क्या मिला, पैसे के आधार पर, कि आपकी कमाई अच्छी होनी चाहिए आप टैक्स पे करने चाहिए तब आप वोट करेंगे। और उसके बाद भी इलेक्टर्स आपने चुनने हैं, हर व्यक्ति नहीं बन सकता, उनमें से भी अमीर लोग चुने जाएंगे, वो इलेक्टर्स इलेक्टर्स में से फिर आगे जाएंगे मेंबर्स ऑफ असेंबली। ठीक है, अब आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के ऊपर, यानी कि अधिकारों की घोषणा। तो जब 1791 का संविधान फ्रांस में लिखा गया, तो उसके अंदर नागरिकों के अधिकार, मनुष्य और नागरिकों के अधिकार के नाम से एक घोषणा की गई। इनका क्या उद्देश्य था, इसमें इन्होंने ये कहा था कि जब मनुष्य पैदा होता है, उसके साथ कुछ अधिकार उससे मिल जाते हैं, उसके पैदा होते ही उसको कुछ अधिकार मिल जाते हैं, और वो अधिकार है जीने का अधिकार, अपनी बात बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी कि अपना मत रखने का अधिकार, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कि कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार। और ये प्राकृतिक अधिकार है और इन्हें छीना नहीं जा सकता। और ये सरकार को जिम्मेदारी दी गई कि सरकार हर मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करेगी। तो ये था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अच्छा, अब आप देखो कि अगर आप तीनों एपिसोड देखते आ रहे हो, तो आपने देखा होगा कहाँ पे ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, जो क्रांति शुरू हुई थी, वो कहाँ से शुरू हुई थी कि जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे, उन्हीं के ऊपर ही सारा कर का दबाव था, उन्हीं के ऊपर सारी बंदिशें थी, उन्हीं को फ्री में लेबर करनी होती थी, उन्हीं को टैक्सेस देने होते थे। लेकिन जब वोटिंग का अधिकार मिला, तो वो खाली पुरुषों को मिला, 25 साल से अधिक को मिला, और अमीरों को मिला। जो गरीब पुरुष थे उन्हें भी छोड़ दिया गया, महिलाओं को भी वोटिंग अधिकार नहीं दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो यातनाएं थी, शोषण था, वो खत्म नहीं था। अभी भी सब चीज पैसों के ऊपर ही निर्भर थी, पैसे और लिंग के ऊपर। ठीक है, तो जो मकसद था, जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, उनके अंदर जो आक्रोश था, उसका हल अभी पूरी तरीके से नहीं मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1791 का, तो उसके बाद फ्रांस की कैसी सिचुएशन थी। अब जो राजा थे लुई 16, इन्होंने एक्सेप्ट तो कर ली थी कि हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन सत्ता की जो भूख होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी चीज, कोई भी जो राजा होता है वो चाहता नहीं कि उसकी पावर्स को किसी भी तरह नियंत्रित किया जाए। तो सेम सिचुएशन फ्रांस की भी थी, वहां की भी सिचुएशन बिल्कुल टेंस सिचुएशन रही। इन्होंने क्या किया, जो लुई 16 वहां के राजा थे, इन्होंने किंग ऑफ रशिया के साथ डील कर ली। अब बाकी यूरोप के जो राजा थे वो भी डरे हुए थे, जिस प्रकार से फ्रांस के अंदर विद्रोह हो रहा था, जिस प्रकार से वहां की राजशाही को खत्म करके एक संवैधानिक राजशाही में बदला गया था। तो कोई भी रूलर्स जो बाकी कंट्रीज के आसपास यूरोपियन कंट्रीज के रूलर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि सेम सिचुएशन उन्हें भी सामना करना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, किंग लुई 16 के साथ किंग ऑफ प्रशिया की डील हुई, और जो बाकी ऑस्ट्रिया के साथ भी हुई थी कि हम लोग अपनी सेना भेजेंगे फ्रांस के अंदर, ताकि ये जो क्रांति चल रही है इसका दमन किया जा सके, इसको खत्म किया जा सके। लेकिन इससे पहले वो करते, जो नेशनल असेंबली थी यानी कि जो राष्ट्रीय सभा थी, उसने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की घोषणा कर दी अप्रैल 1792 के अंदर, कि ये हमारे दुश्मन है, इनके साथ हमें युद्ध करना पड़ेगा भैया। उन्होंने वॉर घोषित कर दिया। और कई लोगों ने इसके अंदर, जो भी पूरे फ्रांस के लोग थे, उन्होंने इसके अंदर वॉलंटियर किया इस युद्ध के अंदर। उन्होंने आर्मी के साथ जाके लड़ाई लड़ी, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ फ्रांस के लोगों का लड़ाई नहीं है, ये पूरी जनता की लड़ाई है, और बाकी यूरोप के जो अन्य राजा हैं उनके खिलाफ भी एक ये युद्ध है, ऐसा वहाँ के लोग मानते थे। उन्होंने आर्मी के अंदर वॉलंटियर किया। और इसी प्रकार मार्से एक करके शहर है फ्रांस में,
वहाँ के जो लोग थे जब पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे तो उन्होंने एक गाना गाया था मार्सेस करके, और वो आज फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है, और इसे रॉजर दलाइल ने लिखा था। इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब वॉर हुआ तो महिलाओं का क्या योगदान था उसके अंदर। तो जब वॉर हुआ तो पुरुष तो अधिकतर वॉलंटियर्स करके आर्मी के साथ लड़ाई के फ्रंट पे जा रहे थे, ठीक है, लेकिन महिला उसके बाद क्या हुआ, जब इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुई, अब महिला को क्या करना है, खेती भी करनी है, ठीक है, उन्होंने बच्चे भी पालने हैं, उन्हें घर का खाना भी बनाना है और घर की रोजी रोटी भी कमानी है। तो सारे काम ये जो बैक एंड के थे ये सब महिलाओं ने करे और अपना योगदान इसके अंदर किया। लेकिन अब जब हमने देखा कि वोटिंग राइट्स अभी महिलाओं के पास नहीं है, ठीक है, उन पुरुषों के पास नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने माना कि जो अभी भी जो बच गए थे लोग वोटिंग अधिकार से, कि अभी भी लड़ाई पूरी नहीं हुई है और अभी भी क्रांति को जारी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बराबरी तो अभी भी नहीं हुई ना समाज में। बराबरी कहाँ हुई, किसी बात बराबरी नहीं हुई, वोटिंग राइट्स ही नहीं मिले पैसे के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए ये क्रांति उसके बाद भी जारी रहती है और पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, वहाँ पे आइडिया शेयर होते थे, ठीक है, एक्शंस भी लिए जाते थे। तो जो पॉलिटिकल एक क्लब था उनमें से जैकोबिन्स क्लब के नाम से ये बहुत काफ़ी चर्चित था। इसमें ज़्यादातर जो गरीब लोग थे, छोटे दुकानदार थे, मोची थे, बेकर थे, घड़ी बनाने वाले लोग थे, ये सारे लोग काम करते थे। मतलब काम क्या करते थे, उसके मेंबर्स थे। और इनके जो लीडर थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। अब क्या होता है, विरोध करने का एक ना तरीका भी होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक इन्होंने तरीका अपनाया, सैंस कुलॉ करके, कुलौत करके उसको बोलते हैं, एक फ्रांस का ही शब्द है। इसका मतलब क्या होता है कि जो जैकोबन्स लोग थे, इन्होंने क्या कहा कि जो अमीर लोग हैं, जो फैशनेबल्स थे, जो कि घुटने तक की ड्रेसेस पहनते थे, हम इनके अपोजिट पहनेंगे बेसिकली। तो इन्होंने फुल लेंथ पैंट्स जो कि धारीदार होती थी उनसे पहना, उसको सैंस क्लॉथ कहते थे। और इस ये सिर्फ विरोध करने के लिए था, टू शो देम कि वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट सेम। आप नी ब्रीचेस पहन रहे हो, आप सिर्फ घुटने तक की पहनते हो, हम फुल लेंथ पहनते हैं, ठीक है। और साथ में एक रेड कलर की कैप भी लगाते थे, जो कि फ्रीडम का एक निशानी लोग मानते थे। लेकिन महिलाओं को ये टोपी लगाने की आज़ादी नहीं थी। तो अभी भी देखो कि जैकोबिन्स क्लब बन रहा है, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब नी ब्रिजेस नहीं पहनेंगे, फुल लेंथ ट्राउजर्स पहनेंगे, लेकिन टोपी सिर्फ पुरुष लगाएंगे। तो अल्टीमेटली अभी भी कंप्लीट इक्वालिटी बिफोर लॉ या कंप्लीट इक्वालिटी की सोच नहीं थी फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो आज मैं एपिसोड नंबर 3 को यहीं पे रोकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।